हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे देखिए गैमेटोजेनेसिस के बारे में। और यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस की। इसकी हम बात करें तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे एमसीक्यू की हम सीरीज़ ला रहे हैं और यूनिट वाइज अपन लेने वाले हैं। तो जो सिस्टमेटिक्स की अपनी सीरीज चल रही है वहाँ पे मैं आपको सिस्टमेटिक्स की थ्योरीज़ वाले पोर्शन करवाने वाला हूँ और एम्ब्रियोलॉजी के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपकी सारी चीज़ें एक साथ क्लियर हो सके। इसके अलावा मैं यूनिट वाइज आपको वन शॉट वीडियो भी लाने वाला हूँ। जब तक आपका यूनिट पीजी का एग्जाम होगा तब तक हम बहुत सारी यूनिट है वो मेरे हिसाब से अपन कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस की हम बात करें तो इसमें दो शब्द हमारे सामने हैं, गैमेटो और दूसरा है जेनेसिस। यानी गैमेट्स के फॉर्मेशन को अपन क्या कहते थे, गैमेटोजेनेसिस कह देते हैं। ह्यूमंस के केस में दो गैमेट्स होता है, एक मेल गैमेट होता है जिसे अपन स्पर्म कहते हैं और एक फीमेल गैमेट होता है जिसे अपन ओवम या फिर एग कहते हैं। स्पर्म की हम बात करें, यदि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसे अपन कह देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन को अपन स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं। वहीं यदि ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे अपन oogenesis कह देते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन स्पर्मेटोजेनेसिस की बेसिक थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन के ऊपर आने वाले हैं। देखिए जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स होती हैं एम्ब्रियो के अंदर, उनके अंदर सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद उनमें से कुछ सेल्स बड़ी होकर क्या बना लेते हैं, स्पर्मेटोगोनियल या स्टेम सेल बना लेती हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियल जो स्टेम सेल है उनमें फिर से माइटोटिक डिवीजन होता है। ये जो स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स हैं ये कैसी हैं, 2n होती हैं, यानी कि डिप्लॉयड होती हैं। ठीक है, इनके बाद इनमें माइटोटिक डिवीजन होने के बाद दोबारा स्पर्मेटोगोनियम सेल बनती है जो कि कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, 2n होती हैं। ठीक है, इनमें फिर से माइटोटिक डिवीजन चलता है और इनमें माइटोटिक डिवीजन होने के बाद दोबारा एक सेल बनती है जिसे अपन कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। माइटोटिक डिवीजन एक रिडक्शनल डिवीजन ना होकर एक इक्वल डिवीजन है, यानी कि जैसी ऊपर की सेल है सेम ऐसी की सेल यहाँ पे बनती चली जाती है। इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक ही हमें 2n यानी कि डिप्लॉयड सेल दिखाई देती है। उसके बाद सबसे पहले होता है मियोसिस फर्स्ट। देन यहाँ पे एक सेल से दो सेल बनती हैं और सेल जो बनने वाली होती हैं वो कौन सी होती हैं, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। ठीक है, हैप्लॉइड सेल बन रही है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो एन हो गया, यानी हाफ न्यूक्लियस हो गया, हाफ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे हो गया। इसको अपन कह रहे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर दोबारा एक मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिससे दोबारा जो जेनेटिक मटेरियल वो हाफ हो जाता है, न्यूक्लियस है वो हाफ हो जाता है, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो जाता है, जिसे अपन स्पर्मेटेड कह देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेकेंडरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड्स यहाँ पे बन के हमारे सामने तैयार हो जाते हैं। वहीं यदि हम बात करें एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितनी सेल बन रही है, हमारे सामने दो सेल बन रही है। ठीक है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक से कितनी बनती है, चार स्पर्मेटेड हमारे सामने बनती है। अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ सेल का डिफ्रेंशिएशन होने वाला है। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये सर्टेली सेल से क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे और न्यूट्रिशन होने के बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और स्पर्म भी कैसी सेल है, हैप्लॉइड सेल है, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है, हैप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि सेल डिफ्रेंशिएट हो रही है और साथ ही साथ क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है। अब स्पर्मेटिड से और स्पर्म बनने की प्रोसेस है, इसे अपन कहते हैं स्पर्मेटिलियोजेनेसिस। ठीक है, अब इसके अंदर स्पर्म बन गया, किससे, प्रीमोडियल जर्म सेल से क्या बन गया, स्पर्म बन गया। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। आगे अपन बढ़ते हैं oogenesis की तरफ। सबसे पहले इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं कि एम्ब्रियो के अंदर चलती है आधी प्रोसेस, आधी प्रोसेस एम्ब्रियो के बाद चलती है। ठीक है, देखिए एम्ब्रियो के अंदर क्या चल रहा है, सबसे पहले प्रीमोडियल जर्म सेल है, जो आपका ओवरी है उसके अंदर प्रीमोडियल जर्म सेल है, उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है और ओगोनियम सेल यहाँ पे बन जाते हैं जो कि कैसे हैं, डिप्लॉयड है, यानी 2n है। फिर से ओगोनियम के अंदर माइटोटिक डिवीजन आता है और एक प्राइमरी oocyte बन जाती है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं एम्ब्रियो के अंदर, यानी बच्चा अभी भ्रूण है, एम्ब्रियो है, पेट के अंदर है। तो प्राइमरी oocyte बन जाती है प्रेजेंट एट बर्थ, यानी कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, यानी बेबी गर्ल जब पैदा हो रही होती है तो उसके अंदर प्राइमरी oocyte ऑलरेडी बन चुके होते हैं। और लगभग ये बताया जाता है कि जो एक ओवरी होती है उसके अंदर 450 प्राइमरी oocyte ऑलरेडी वहाँ पे बन चुके होते हैं। यानी दोनों ओवरी की अपन बात करें तो लगभग 900 के आसपास एग उसके अंदर बन चुके होते हैं जब वो बर्थ ले गई है उसके बाद। ठीक है, लेकिन ये जो प्राइमरी oocyte है ये प्रोफेज के अंदर अटक जाती है। मेयोसिस फर्स्ट की जो प्रोसेस होती है, जिसे प्रोफेज स्टेज होती है, उसके अंदर ये स्टक कर जाती है ना, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जब आगे चल के इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये मेयोसिस फर्स्ट और आगे चल के मेयोसिस सेकंड होने वाला है। ठीक है, अब मान के चलिए जो बेबी गर्ल है उसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट हो गया, मेयोसिस फर्स्ट हुआ, देन प्रोफेज वहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब जैसे ही आगे चीज़ें बढ़ेंगी तो अब यहाँ पे मेयोसिस सेकंड होने वाला है। ठीक है, मेयोसिस फर्स्ट होने के बाद मेयोसिस सेकंड होगा। अब ये जो बच्चा है ये बाहर आ गया है, बेबी गर्ल है, ये मैच्योर हो चुकी है, यानी इसकी टीनेज है वो आ गई है। अब यहाँ पे मेयोसिस सेकंड होगा और यहाँ पे मेयोसिस सेकंड होने के बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगी। अब जो सेकेंडरी oocyte है ये मेटाफेज स्टेज में अटक जाएगी, मेयोसिस सेकंड के मेटाफेज स्टेज के अंदर अरेस्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ जो प्राइमरी oocyte है उससे एक सेल और बनेगी जिससे अपन कहते हैं पोलर बॉडी, और पोलर बॉडी बनती है
ज़्यादा, तो ये सबसे पहले पोलर बॉडी बन रही है, इसलिए इसे अपन कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या बन रही है हमारे सामने, सेकेंडरी oocyte बन रही है। ओव्यूलेशन पीरियड आएगा और ओव्यूलेशन होने के बाद जो एग है वो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में बॉडी से, यानी हम कहें ओवरी से बाहर आ जाएगा। अब सेकेंडरी oocyte जब बॉडी से बाहर आएगा, ओवरी से बाहर आएगा, तो वहाँ पे स्पर्म की एंट्री होगी और यदि उसको फर्टिलाइज कर दिया जाएगा एग को, तो यहाँ पे जो मियोसिस सेकेंड है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होने के बाद एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी, दूसरी पोलर बॉडी बनेगी और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, आपका एग बन जाएगा, ठीक है। इसे जो आपकी oogenesis है वो यहाँ पे चल रही है। ये हमें यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि जो एग बनता है, ओवम बनता है, वो यहाँ पे आके बन जाता है, या फिर हम कहें सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में वो चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। अब देखिए अपन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन हमें कहाँ कहाँ से मिलने, कैसे क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द प्रोसेस बाय विच गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन गोनाड्स, यानी कि उस प्रोसेस का नाम हमें यहाँ पे बताना है जिससे कि गैमेट्स बनते हैं गोनाड्स के अंदर, ठीक है। तो क्या उसे अपन टोटोपेटेंसी कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस उसे कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, या फिर गैमेटोटीलोसिस उसे अपन कह रहे हैं। तो पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि गोनाड्स से गैमेट्स का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस आपका कहलाता है। तो इसका जो आंसर है बी होगा यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, टू कैरी आउट देयर फंक्शन मोस्ट एफिशिएंटली गैमेट्स शुड बी, ठीक है। यानी कि जो गैमेट्स के फंक्शन हैं उनको मोस्ट एफिशिएंटली बनाने के लिए गैमेट्स में क्या होना चाहिए, क्या वो गैमेट्स मोटाइल होने चाहिए, क्या सप्लाइड विद फूड रिजर्व फॉर फर्निशिंग एनर्जी के लिए फूड रिजर्व फॉर्म में होना चाहिए, सप्लाइड विद मटेरियल फॉर डेवलपिंग एग, उनके लिए मटेरियल सप्लाई होना चाहिए फॉर डेवलपिंग एग के लिए, या फिर ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, ठीक है। कैसे कि जो गैमेट्स हैं वो मोटाइल भी होने चाहिए, यदि इस पर मोटाइल नहीं होगा वो एक जगह पर स्टक कर जाएगा, तो जो फर्टिलाइजेशन है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। दूसरा है सप्लाइड विद फूड रिजर्व फॉर फर्निशिंग एनर्जी, यानी उनके लिए फूड भी चाहिए होता है, फूड की सप्लाई भी जरूरी है ताकि वो एनर्जी को ले सकें, और एनर्जी को लेने के बाद जो आपका स्पर्म है वो गति कर सके, मोटाइल कर सके, लोकोमोशन कर सके और एग को जाके फर्टिलाइज कर सके। अगला है सप्लाइड विद मटेरियल फॉर डेवलपिंग एग, यानी जो एग है उसके लिए भी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, हम कहें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो आगे क्या कर सके, डेवलपिंग कर सके, डेवलप्ड हो सके। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज, यानी कि जो स्पर्म की फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, oogenesis या मियोसिस। मियोसिस तो हो ही नहीं सकता। और ओवम की फॉर्मेशन को oogenesis कहा जाता है, गैमेट की फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है, तो स्पर्म की फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। आगे देखिए, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज, ठीक है। यानी कि जो स्पर्मेटिड बनी थी हमारे सामने, उससे स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाता है, जो स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, ये तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस नहीं, गैमेट का फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। नन ऑफ द हो ही नहीं सकता, इसका आंसर है स्पर्मियोटीलियोसिस, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो ये होगा कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोटीलियोसिस कहलाता है, ठीक है। अगला देखिए, हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ आज प्रोड्यूस फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उससे कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो ये पूछ रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यदि हम लेंगे तो इससे कितने बनेंगे, हमारे सामने दो बनेंगे, दो स्पर्मेटेड बनेंगे, और दो स्पर्मेटेड से कितने बन रहे हैं, दो स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो आपके स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बनने वाले हैं वो कितने बनेंगे, दो बनेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, दो होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, हाउ मेनी ओवा आर प्रोड्यूस बाय प्राइमरी oocyte, यानी प्राइमरी oocyte से कितने ओवा बनने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपसे आंसर पूछे जाए ओवा के लिए, तो ओवा के केस में हमेशा आंसर क्या होगा, एक होगा, ठीक है, क्योंकि ओवा हमेशा संख्या में कितना बनता है, एक बनता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा एक, ठीक है। स्पर्म हमेशा बहुत ज़्यादा संख्या में बनते हैं, लेकिन ओवा हमेशा कितना बनता है, एक बनता है। दूसरी साइड में क्या बन जाती है, उसकी पोलर बॉडी बन जाती है जो कि लास्ट में जाकर रिड्यूस हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, विच एंजाइम इज रिलीज बाई स्पर्म टू डिजोल्व एग मेम्ब्रेन, जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है तो एग के ऊपर तीन मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, उन तीन मेम्ब्रेन को डिजोल्व करना होता है, तो स्पर्म के पास कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जिनको वो रिलीज करता है, देन जो एग की मेम्ब्रेन उसको डिजोल्व करके खुद अंदर चला जाता है, उसकी जो हेड होती है वो अंदर चली जाती है और उसको न्यूक्लियस को अंदर रिलीज कर दिया जाता है। तो उस एंजाइम के बारे में ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा एंजाइम, तो वो एंजाइम है आपका हाइल्यूरोनिडेज। ये एंजाइम है जो कि स्पर्म के हेड में पाया जाता है, एक्रोसोम वाले पोर्शन में पाया जाता है, और जो एग की मेम्ब्रेन होती है उनको डिजोल्व करने की ये कैपेसिटी अपने अंदर रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एनिमल बॉडी इज 34, द नंबर इन इट्स स्पर्म सेल विल बी, यानी कि एक एनिमल बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम है वो 34 है। तो ये जिसकी बात कर रहा है वो सेल कौन सी हो गई, यहाँ पे स्टेम सेल हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि वो आपकी सोमेटिक सेल की ये यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है।
सोमेटिक सेल की बात कर रहा है। तो सोमेटिक सेल के अंदर जितनी आपके क्रोमोसोम्स होंगे एनिमल बॉडी के अंदर, ठीक है, उतने उसके हाफ किसके अंदर होते हैं, सेक्स सेल के अंदर उसके हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 34 हैं, तो सेक्स सेल के अंदर यानी स्पर्म सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे आपके 17 हो जाएंगे, यानी इसका आंसर सी यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे देखिए, प्राइमरी oocyte इज, क्या वो हैप्लॉइड होती है या वो डिप्लॉइड होती है, पॉलीप्लॉइड होती है, मोनोसोमिक होती है। तो प्राइमरी oocyte जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, डिप्लॉइड फॉर्म में पाई जाती है। प्राइमरी oocyte कौन से फॉर्म में पाई जाती है, डिप्लॉइड फॉर्म में पाई जाती है। आप इस डायग्राम के अंदर आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, जो प्राइमरी oocyte है वो कैसे फॉर्म में पाई जा रही है, आपके डिप्लॉइड फॉर्म में पाई जा रही है, या फिर हम कहें 2n फॉर्म में पाई जा रही है। लेकिन सेकेंडरी oocyte कैसे पाई जाती है, हैप्लॉइड फॉर्म में यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पाइरली अरेंज्ड इन द स्पर्म एट द रीजन ऑफ, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो स्पर्म में स्पाइरली रूप से कहाँ अरेंज रहते हैं, कौन से रीजन में अरेंज रहते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के देखता हूँ एक बार। ये यहाँ पे उसका एक्रोसोम हो गया। ठीक है, ये इसका हेड वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये एक्रोसोम है, ये इसका हेड वाला रीजन है, ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे आपके क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो कि इसको क्या सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो है इसका हेड वाला पोर्शन, लेकिन ये क्या है यहाँ पे, ये मिडिल पीस है। ठीक है, ये क्या है, मिडिल पीस है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कौन से रीजन में पाए जाते हैं, मिडिल पीस रीजन में हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मिडिल पीस होगा। ठीक है, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, तो ये यहाँ पे बी होगा, ये यहाँ पे सी होगा। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, मिडिल पीस है। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड, यानी कि जो ओवरी से ओवा जब रिलीज होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं, पेरिस्टेलिसिस कहते हैं। तो इसका सही आंसर ओव्यूलेशन। ओवरी से जब ओवा बाहर निकल रहा होता है उस रिलीज की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच हार्मोन प्रमोट्स द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, यानी कि कौन सा हार्मोन है जो स्पर्म की गति को बढ़ाता है, मोटिलिटी को बढ़ाता है या प्रमोट करता है। तो एस्ट्रोजन ऐसा करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, या फिर टेस्टोस्टेरोन करता है। इसका सही आंसर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो कि मोटिलिटी को बढ़ाता है स्पर्म की को, जिससे कि स्पर्म मोटाइल कर सके, बहुत तेजी से गति कर सकें और बहुत जल्दी जाके जो आपका एग है उसको फर्टिलाइज कर सकें। ठीक है, तो मोटिलिटी को कौन बढ़ाता है, हार्मोन है वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंट स्टेजेस फॉर गैमेटोजेनेसिस इज, यानी गैमेटोजेनेसिस की हमें डिफरेंट स्टेज बतानी है, कौन कौन सी है। सबसे पहले मैचुरेशन फेज, माइटोटिक फेज, ग्रोथ फेज। सबसे पहले माइटोटिक फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज। सबसे पहले माइटोटिक फेज, फिर मियोटिक फेज या फिर ग्रोथ फेज। दूसरे नंबर पर ग्रोथ फेज, माइटोटिक फेज, मियोटिक फेज। तो इन फेज को हमें डिफाइन करना है कौन कौन से हैं। तो देखिए, मैचुरेशन फेज कभी सबसे पहले आ ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक ही कट हो गया। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं मैचुरेशन फेज, सबसे लास्ट में है, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। अगला देखिए, माइटोटिक फेज, हाँ ये पहले नंबर पर आ सकता है, लेकिन ग्रोथ फेज सबसे लास्ट में नहीं आ सकती। ग्रोथ फेज सबसे पहले नंबर पे नहीं आ सकती। तो इसका जो सही आंसर है वो बी यहाँ पे होने वाला है, कि सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन चलेगा। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ फेज आएगी, जो एनर्जी जो सेल है वो बड़ी हो जाएंगे, उसके बाद मैचुरेशन फेज आएगा सबसे लास्ट में। एक्रोसोम कोन इज फॉर्म फ्रॉम, यानी कि जो एक्रोसोम की कोन होती है, जैसे ये स्पर्म है, ठीक है, मान के चलिए ये स्पर्म है, ये जो एक्रोसोम बना है यहाँ पे, ठीक है, ये जो एक्रोसोम बन रहा है, ये एक्रोसोम की कोन किससे बनी हुई होती है, क्या राइबोसोम से बनती है, बिल्कुल नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है, बिल्कुल नहीं। सेंट्रियोल से बनती है, नहीं। ये बनती है किससे, आपकी गोल्जी बॉडी से बनती है, गोल्जी बॉडी से बनती है। क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू एक्रोसोम फॉर्मेशन द साइटोप्लाज्म फॉर्म थिन कंडेंस्ड लेयर अराउंड द मिडिल पीस, इट्स नोन एज, यानी कि ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो चीज़ देखिए, कि जैसे मान चलिए ये मैंने यहाँ पे स्पर्म बना दिया, ठीक है, ये इसका एक्रोसोम हो गया, ये एक्रोसोम हो गई, यानी इसकी टोपी जैसी संरचना हो गई, ये यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये जो लेयर बनेगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बीच में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। ये क्या कह रहा है, ड्यू टू एक्रोसोम फॉर्मेशन, यानी एक्रोसोम के फॉर्मेशन के दौरान जो साइटोप्लाज्म है थिन कंडेंस लेयर बना लेता है मिडिल पीस के अराउंड, यानी ये जो मिडिल पीस है इसके अराउंड ये जो थिन लेयर बनी है, इस थिन लेयर को क्या कहा जाता है, मैनकेट कहते हैं, नेवेनकर कहते हैं, निसल ग्रेन्यूल कहते हैं, सार्कोसोम कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका मैनकेट होगा। ठीक है, इसको मैनकेट कहा जाता है। नेवेनकर जो है, जो मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जिस स्पेरिकल रूप में अरेंज पाए जाते हैं, उस अरेंजमेंट को कहा जाता है क्या, नेवेनकर। निसल ग्रेन्यूल्स हमेशा जो आपकी नर्व सेल होती है उसके अंदर निसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। सार्कोसोम का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मसल्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, मैनकेट इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंस ऑफ रिंग सेंट्रियोल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि सेंट्रियोल्स हमेशा रिंग के फॉर्म में पाए जाते हैं, ये किसका
कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या ओवम का? नहीं, ओवम के अंदर सेंट्रियोल नहीं पाए जाते। फ्लैजेला के अंदर सेंट्रियोल पाए जाते हैं, लेकिन वो रिंग के फॉर्म में नहीं पाए जाते। सीलिया के अंदर नहीं पाए जाते। स्पर्मेटोजोआ है वो इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, द टाइप ऑफ एग फाउंड इन वर्ड्स इन। यहाँ पे एग्स, टाइप्स के एग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार के अंडे पाए जाएंगे। इलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इलेसिथल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो यॉक पाया जाता है अंडे के अंदर वो बिल्कुल एब्सेंट होता है, जीरो मात्रा में पाया जाता है। ये जो एक्स के टाइप हैं ये आपके अमाउंट ऑफ यॉक के आधार पे है, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी बहुत लिस्ट अमाउंट में जो यॉक पाया जाएगा उन अंडों को कहते हैं माइक्रोलेसिथल। यदि ज़्यादा मात्रा में यॉक पाया जा रहा है तो इसे अपन मैक्रोलेसिथल कहेंगे। वहीं मीजोलेसिथल लेसिथल का मतलब होता है कि एक मॉडरेट अमाउंट में यदि यॉक पाया जा रहा है अंडे के अंदर तो जो अपन मीजोलेसिथल एग कहेंगे। अब यहाँ पे वर्ड्स की बात हो रही है, तो वर्ड्स के अंडे हम सब ने देखे होंगे वो किस प्रकार के होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा मात्रा में यॉक हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी होगा, मैक्रोलेसिथल एग अंडों के अंदर, मैक्रोलेसिथल एग हैं वो वर्ड्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रोलेसिथल एग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब यहाँ पे ये जो एग का प्रकार है सेंट्रोलेसिथल, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक के आधार पे बताया गया है, ठीक है। यदि हम यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसके आधार पर तीन प्रकार के अंडे हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे सामने होमोलेसिथल, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे सामने होते हैं टीलोलेसिथल, और तीसरे नंबर पर हमारे सामने होते हैं सेंट्रोलेसिथल। एक एक के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आते हैं होमोलेसिथल एग या फिर आइसोलेसिथल इन्हें कहा जाता है। इनके अंदर स्मॉल अमाउंट में यॉक पाया जाता है और वो अनइनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। यानी कि कोई उसका पर्टिकुलर एरिया नहीं होता, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और थोड़ा थोड़ा पूरे अंडे के अंदर वो फैला हुआ होता है। उन्हें अपन कहते हैं होमोलेसिथल एग। दूसरे नंबर पर आता है टीलोलेसिथल एग। तो इसके अंदर जो अमाउंट है यॉक का वो मॉडरेट अमाउंट के अंदर पाया जाता है, और एक हेमिस्फीयर के अंदर, जैसे मान चलिए ये एक अंडा है तो या तो इस रीजन में पाया जाएगा इसके अंदर यॉक, या फिर इसके अंदर एक पर्टिकुलर हेमिस्फीयर के अंदर यॉक है वो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, उसे अपन कहेंगे टीलोलेसिथल, ठीक है। और सेंट्रोलेसिथल से नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि इस अंडे के अंदर केवल बीचों बीच में आपका क्या पाया जाएगा, यॉक पाया जाएगा, उसे अपन कहते हैं सेंट्रोलेसिथल एग, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो सेंट्रोलेसिथल एग है वो कौन से क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या एम्फीबियंस के अंदर पाया जाता है, रेप्टाइल्स के अंदर, इंसेक्ट के अंदर, या फिर एप्स के अंदर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका इंसेक्ट होगा, कि इंसेक्ट के अंदर कौन सा पाया जाता है, सेंट्रोलेसिथल एग पाया जाता है। ये बी और सी ऊपर नीचे है, तो आप इसको सही आंसर देख लीजिएगा, इंसेक्ट इसका सही आंसर होगा, ठीक है। होमोलेसिथल एग के यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर माइक्रोलेसिथल एग पाए जाते हैं, यानी कम मात्रा में जिनके अंदर यॉक पाया जाता है, वो सारे कैसे होते हैं, होमोलेसिथल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच केमिकल इज प्रोड्यूस्ड बाई एग, ठीक है। कि एग के द्वारा कौन सा केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे जो हार्मोन था टेस्टोस्टेरोन, या फिर हम कहें फर्टिलाइजिंग जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस कर रहा था कौन, आपका स्पर्म, ठीक है। इसी तरीके से एग भी एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, तब दोनों केमिकल आपस में रिएक्शन करते हैं, तब जाके जो आपका स्पर्म है वो एग के अंदर जा पाता है। तो इसमें केमिकल पूछ रहा है, एंटी फर्टिलाइजन, हाइलुरोनिडेज, फर्टिलाइजन, या फिर बोथ ए एंड सी। इसका जो सही आंसर है वो फर्टिलाइजन यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। एंटी फर्टिलाइजन है वो स्पर्म के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, और फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजिंग जो हार्मोन है या फिर केमिकल है वो एग के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इन दोनों हार्मोन की आपस में रिएक्शन होती है, तब जाके जो आपका स्पर्म है वो एग के अंदर एंटर कर पाता है। फर्टिलाइजेशन हार्मोन और एंटी फर्टिलाइजेशन हार्मोन इस तरीके के हैं कि इनकी एक तरीके से पहचान होती है कि जो एग है वो जिस स्पीसीज़ का है उसी स्पीसीज़ का स्पर्म उसको जाके भेज सकता है। यदि एग के अंदर फर्टिलाइजेशन हार्मोन रिलीज करता है और कोई दूसरे स्पीसीज का, यानी कि डॉग का स्पर्म यदि आ जाएगा और उसके अंदर एंटी फर्टिलाइजेशन हार्मोन है वो प्रेजेंट नहीं होगा या केमिकल प्रेजेंट नहीं होगा, तो इन दोनों की रिएक्शन नहीं हो पाएगी और यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरीके से ये केमिकल आपस में एक तरीके से स्पीसीज को पहचानने में हेल्प करते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ मैच्योर गैमेट इज रिड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी, मियोसिस सेकंड, या फिर डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो मैच्योर गैमेट के अंदर रिड्यूस होता है, यानी हाफ कब होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी जब बन रही होती है तो जब तक 2n होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही होती है तो यहाँ पे n और n ये सेल चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी के फॉर्मेशन के दौरान जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है, तो इसका सही आंसर ए होगा। अगला देखिए, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द फेज ऑफ मैच्योरेशन इन्वॉल्व, यानी मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, क्या ग्रोथ ऑफ स्पर्मेटोगोनिया टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ग्रोथ ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोसाइट,
या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटेड। तो ये पूछ रहा है कि मैच्योरेशन फेज़ के दौरान क्या होता है। मैच्योरेशन का मतलब होता है कि जो आपकी स्पर्मेटोसाइट बन चुकी हैं उनसे आगे चल के आपका स्पर्मेटेड बनना है, ठीक है, उसे अपन मैच्योरेशन फेज़ कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एग ऑफ फ्रॉग इज, यानी जो मेंढक का अंडा है वो किस तरीके का होता है, सेंट्रोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, पॉलीलेसिथल, मीजोलेसिथल। फ्रॉग जो है वो एक प्रकार का एम्फीबियन है, ठीक है, और एम्फीबियन के जो एग पाए जाते हैं वो मीजोलेसिथल टाइप के पाए जाते हैं। मीजोलेसिथल का मतलब होता है कि इनके अंदर एक मॉडरेट अमाउंट में यॉक है वो देखने को हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन, यानी जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो किसके अंदर पाए जाते हैं, मिडल रीजन ऑफ एग, ओप्लाज्म बिलो द उलेमा, मिडल पीस ऑफ स्पर्म, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। तो इसका कॉर्टिकल जो ग्रेन्यूल्स है वो ओप्लाज्म बिलो द उलेमा, जो उलेमा होती है उसके नीचे ओप्लाज्म पाया जाता है, उसके अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो बी होगा। अगला देखिए, ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ, कि जो ओव्यूलेशन होता है वो किस के एक्शन से होता है, एलएच, एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन, एस्टेरॉयडल। तो इसका सही आंसर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। और ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि जो मैच्योर एग है वो ओवरी से बाहर निकल जाता है और फेमरी के द्वारा उसको फेलोपियन ट्यूब में लाया जाता है, तब फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म आगे दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो एलएच हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो कि ओव्यूलेशन को करवाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले स्पर्मेटोजोआ बनेगा, या सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, स्पर्मेटोसाइट बनेगी, या फिर स्पर्मेटेड बनेगी। तो सबसे पहले स्पर्मेटेड तो बन ही नहीं सकती, तो ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है वो यहीं पे कट गया। सबसे पहले स्पर्मेटोजोआ भी नहीं बन सकता, ठीक है। अब दो ऑप्शन हमारे सामने बचे, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगा या स्पर्मेटोसाइट बनेगी। तो देखिए सबसे पहले बनता है हमारे सामने स्पर्मेटोगोनिया, फिर बनती है हमारे सामने स्पर्मेटोसाइट, फिर बनती है स्पर्मेटेड, और लास्ट में बनता है हमारे सामने स्पर्मेटोजोआ। तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। तो ये करेक्ट सीक्वेंस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। अगला क्वेश्चन देखिए, द एक्चुअल जेनेटिक रीजन ऑफ द स्पर्म इज, कि जो जेनेटिक रीजन है स्पर्म का वो कहाँ होता है, टेल के अंदर होता है, बिल्कुल नहीं। एक्रोसोम के अंदर, बिल्कुल नहीं। मिडिल पीस के अंदर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो हेड जो है उसके अंदर जेनेटिक रीजन है या फिर जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, वहाँ पे उसका जो जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ होता है। तो स्पर्म का जो हेड होता है उसके अंदर हमें जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। सेकेंडरी oocyte, जो सेकेंडरी oocyte है वो हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड होती है, मोनोसोमिक होती है, पॉलीस्पर्मिक होती है। तो जो सेकेंडरी oocyte है वो हमेशा कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, यानी एन होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बाइटेलाइन मेम्ब्रेन अराउंड द एग इज डिपोजिट बाय, कि जो एग के अराउंड जो बाइटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है वो कौन डिपोजिट करता है, क्या ओवरी, ओविडक्ट, एग इटसेल्फ या न्यूक्लियस। तो जो बाइटेलाइन मेम्ब्रेन है अराउंड द एग उसको डिपोजिट करता है एग इटसेल्फ, यानी अंडा खुद ही अपने आसपास एक मेम्ब्रेन क्रिएट कर लेता है जिसे अपन बाइटेलाइन मेम्ब्रेन कह देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल अराउंड द एग ऑफ बर्ड्स इज अ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, टर्शियरी एग मेम्ब्रेन, नन ऑफ द एबव। यानी जो बर्ड्स के एग होते हैं उनके ऊपर एक शेल पाया जाता है, कवरिंग पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो क्या होता है, क्या वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है, टर्शियरी एग मेम्ब्रेन होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी होगा, वो हमेशा टर्शियरी एग मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ योग इन द oocyte इज, oocyte के अंदर जो योग का सिंथेसिस होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बाइटोलोजेनेसिस कहा जाता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहा जाता है, लिपोजेनेसिस कहा जाता है, oogenesis कहा जाता है। तो सिंथेसिस ऑफ योग को हमेशा क्या कहा जाता है, बाइटोलोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में कंप्लीट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, मैंने डाल रखी है, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगी, वो कंप्लीट देख लीजिएगा। अगला देखिए, द नंबर ऑफ सेल इन द अनफर्टिलाइज्ड एग इज, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसके अंदर सेल्स कितने देखने को मिलती हैं, सेल्स का नंबर कितना होता है। तो इसका सही आंसर है एक, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसके अंदर केवल एक सेल हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक इन द वेजिटल रीजन ऑफ एग मेट्स इज, ठीक है, सेंट्रोलेसिथल, ओलिगोलेसिथल, टीलोलेसिथल, मीजोलेसिथल। ये सबसे पहले बता रहा है लार्ज अमाउंट, तो यॉक का सबसे ज़्यादा अमाउंट हो गया। इसके अलावा वो वेजिटल रीजन में पाया जा रहा है, तो इसे अपन किस तरीके का एग कहेंगे। इसका सही आंसर है टीलोलेसिथल। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक बताया था कि यदि पोल के अंदर दो पोल होते हैं हमेशा, ठीक है, एक वेजिटल पोल होता है, एक एनिमल पोल होता है। तो यदि दोनों के अंदर यॉक हमें देखने को मिलता है तो उस तरीके के एग को क्या कहा जाता है, टीलोलेसिथल एग कहा जा रहा है। तो यहाँ पे वेजिटल रीजन के अंदर पूछ रहा है, तो इस प्रकार के अंडे को कहेंगे अपन टीलोलेसिथल एग, ठीक है। नॉन क्लीडोइक एग आर फाउंड इन प्रोस्थेरियंस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, एप्स। अब यहाँ पे एग का दूसरा क्लासिफिकेशन आ गया, और ये एग का क्लासिफिकेशन आपका बेसिस ऑफ देयर कवरिंग, यानी एग के ऊपर कवरिंग पाई जाती है उस प्रकार के अंडे को कहते हैं अपन क्लीडोइक अंडे, ठीक है। जो आपका यॉक है, यॉक यदि एक कवरिंग से सराउंडेड है तो उसे अपन क्लीडोइक एग कहेंगे। और यदि एग विदाउट सेल है, सेल ये वाली शेल,
ठीक है, कवरिंग। विदाउट कवरिंग है तो उसे अपन नॉन क्लीडोइक एग कहेंगे। तो ये पूछ रहा है जो नॉन क्लीडोइक एग है वो किसके अंदर पाए जाते हैं। तो नॉन क्लीडोइक एग हमेशा एम्फीबियंस के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की एक हार्ड कवरिंग नहीं होती। क्लीडोइक एग होते हैं उनके ऊपर शेल कवरिंग पाई जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। तो नॉन क्लीडोइक एग हमेशा एम्फीबियंस के हमें देखने को मिलते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग पाई जाती है। प्रोटोथोरियंस के अंदर भी हमें कवरिंग देखने को मिलती है, और एब्स के अंदर भी हमें कवरिंग देखने को मिलती है। लेकिन एम्फीबियंस के जो अंडे होते हैं, जैसे मेंढक का अंडा आपने देखा होगा, उसके ऊपर केवल एक छोटी सी लेयर पाई जाती है, मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, लेकिन कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट की शेल या फिर एक हार्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द ऑर्गेनीज आर एब्सेंट इन द ओवम। कि निम्न में से कौन कौन से ऑर्गेनीज हैं जो कि ओवम के अंदर एब्सेंट होते हैं यानी प्रेजेंट नहीं होते। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, राइबोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल। तो ओवम की जब हम देखने जाते हैं स्ट्रक्चर, उसके अंदर ऑर्गेनीज की बात करते हैं तो गोल्जी बॉडी और सेंट्रियोल हमें देखने को नहीं मिलते। उसके अलावा न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है, न्यूक्लियस भी हमें देखने को मिलती है, राइबोसोम भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन गोल्जी बॉडी और सेंट्रियोल हमेशा ओवम के अंदर एब्सेंट रहते हैं। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, द अनडिफरेंशिएटेड ओवम इज कॉल्ड एज। यानी जो ओवम है, ठीक है, जो सेकेंडरी oocyte है, उससे ओवम बनने वाला था लेकिन वो डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, सेल डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, तो उस एक पर्टिकुलर चीज़ को अपन क्या कहेंगे। पॉलीसाइट, ooted, oogonia या फिर सेकेंडरी oocyte। इसका सही आंसर है ooted। उस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे, ooted कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी सेल डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। यदि ooted के अंदर डिफरेंशिएशन हो जाता, या फिर हम कहें सेकेंडरी oocyte के अंदर डिफरेंशिएशन हो जाता, तो उसे अपन क्या कह देते हैं, ओवम कह रहे थे। लेकिन अभी तक उस ओवम के अंदर सेल डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ooted कहेंगे। यॉक न्यूक्लियस इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स ऑफ। जो यॉक के अंदर न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है वो किसका कॉम्प्लेक्स होता है। डीएनए और राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, आरएनए, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। जब भी यॉक न्यूक्लियस की हम बात करते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी दोनों प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों का कॉम्प्लेक्स मिलकर यॉक न्यूक्लियस बनाता है। तो इसका सही आंसर डी होगा। इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी प्रैक्टिस हमने की। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। गैमेटोजेनेसिस का टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर अगला जो टॉपिक हमारा है वो आपका फर्टिलाइजेशन होगा, और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या फिर मेटामॉर्फोसिस। ये 3 टॉपिक हम करने वाले हैं जिनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे। इसके अलावा जो आपका सिस्टमेटिक्स चल रहा है, जिसके अंदर नॉन कॉर्डिक्स की हम बात करें, वो यूनिट आपकी चलती रहेगी। दोनों वीडियोज़ को आप जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।